अगर ऐसे टमाटर इतने बंच में आएंगे तो क्यों नहीं एक प्लांट में 10 किलो क्यों नहीं निकलेगा। ये देखिए 20 रुपए से पकड़ते हैं तो हो जाएगा 12 लाख, 30 रुपए से पकड़ते हैं तो 18 लाख। टमाटर ना बहुत ही कमाल की कैश क्रॉप है दोस्तों। 10 हार्वेस्टिंग हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। पहला हार्वेस्टिंग आपका थोड़ा निकलेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा, चौथे पांचवे से आपका पीक पे जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर कम आता है। 30 टन आज के डेट तक इस फार्म का हार्वेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। केवल 1 एकड़ का फार्म है ये। 7.5 लाख रुपए इस फार्म से मुझे मिला है दोस्तों, क्योंकि ये फसल जो है 12 महीने आप इसको ले सकते हैं। ऐसे 2 प्रकार के टमाटर हमारे देश में लिए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन अच्छे से नहीं करते हैं, टमाटर अच्छा नहीं आता है। फिर ये ड्रिप टू ये ड्रिप 6 फीट का अंतर होना चाहिए, बीच में 3 फीट होना चाहिए और ये बेड 3 फीट का होना चाहिए। 1 फीट का बेड ऊंचा उठाना है। एक बार प्लांटेशन कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आपने अगर नर्सरी ही गलत लगा दी तो आपको बहुत गड़बड़ हो सकता है, नुकसान हो सकता है आगे जाके। कोई भी कैश क्रॉप खेती आप करते हैं तो आपको रेसिड्यू फ्री फार्मिंग ही करना है। आने वाले भविष्य के लिए हम जमीन को कितना सेफ रख रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक ट्रैप में फंस गए हैं कि केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा करना है तभी फसल अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है। अगर 1 एकड़ में 6000 प्लांट लगाते और एक प्लांट से 10 किलो निकालते तो 60,000 किलो आपका उत्पादन निकलेगा। कंसिस्टेंसी से टमाटर खेती कर रहे हैं तभी आप फायदे में आ सकते नहीं। बरसाती मेंढक की तरह कभी कभी लगा रहे हैं और फिर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप खेती को नुकसान वाली खेती बोलेंगे, फायदे वाली खेती वहां पे आप नहीं बोलेंगे। 27 टन दोस्तों अभी तक इस फार्म से हार्वेस्टिंग हो चुका है। आज भी इस फार्म का हार्वेस्टिंग है। 1 एकड़ का फार्म है और 27 टन अभी तक निकला है। आज भी 3 टन निकलने का अनुमान है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। 27 और 3 30 टन आज के डेट तक इस फार्म का हार्वेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। और ये कुल मिला के 4 महीने में हुआ है। एवरेज हमारा 25 रुपए किलो से दोस्तों यहाँ पे टमाटर गया है। 35 से भी गया है, 36 से भी गया है, 30 से भी गया है, 27 से भी गया है, 15 से भी गया है। आज का रेट भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। टोटल 30 टन अगर मैं 25 रुपए से पकड़ता तो 7.5 लाख रुपए इस फार्म से मुझे मिला है दोस्तों। केवल 1 एकड़ का फार्म है ये। इसमें से 2.5 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ है, 5 लाख रुपए 4 महीने में इससे हमें इनकम हुआ है, क्योंकि हमें रेट अच्छा मिला, हमने मार्केट अच्छा पकड़ा, हमने ग्रो अच्छा किया, न्यूट्रिशन अच्छा दिया, हमने प्रोसीजर जो बेसिक है वो अच्छा फॉलो किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में टमाटर के बारे में मैं बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूं और एक खास एक पंडाल दिखाने वाला हूं जो शायद अभी तक आपने देखा नहीं होगा। बहुत एक कमाल का किसान ने एक जुगाड़ बनाया है, वो भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे कैश क्रॉप सीरीज का ये एक नया एपिसोड है, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि टमाटर के बारे में है। टमाटर में आप लखपति कैसे बन सकते हैं, करोड़पति कैसे बन सकते हैं, क्योंकि 2023 में देखा आपने कि किसानों ने जो है करोड़ों रुपए कमाए हैं। 2024 में भी अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफी अच्छा 2-3 महीना रेट मिला। तो दोस्तों मैं हूं संतोष और स्वागत है आपका इंडियन फार्मर चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस कैश क्रॉप के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जब टमाटर लगाना होता है तो हमारे मन में 3 सवाल आते हैं कि टमाटर कहां कहां होता होगा, मैं अभी लगाऊं कि ना लगाऊं, और मार्केट रिसर्च कैसे करना है। तो पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं कि टमाटर जो है हमारे पूरे देश में किया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का भी है, बिहार का भी है। तो ऐसा स्पेसिफिक आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों टमाटर की खेती अगर साउथ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हो रही है तो वो कोस्टल एरिया में जाता है। महाराष्ट्र का टमाटर जो है यूपी, बिहार में भी जाता है। मध्य प्रदेश का टमाटर नॉर्थ में सप्लाई होता है। तो अलग अलग पॉकेट्स हैं, जिधर कमी पड़ता है तो उधर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो ये गाड़ियां अचानक से कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकती है टमाटर की। तो ये टमाटर जो है सारे जगह पे होता है और मार्केट जो रिसर्च है ना वो करना इंडिया में काफी मुश्किल है, क्योंकि कितने हेक्टर में या कितने एकड़ में टमाटर कहां कहां लगा है ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। कहीं पे लिखा भी नहीं है दोस्तों कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे अंदाज लगा सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट का डेटा भी नहीं है कि वो देखा और आपको पता चल गया कि हाँ यार टमाटर का प्लांटेशन ज्यादा है, हम रोक सकते हैं अभी। ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो आपको पहले समझ लीजिए पूरे इंडिया में टमाटर होता है। दूसरी बात समझ लीजिए कि मार्केट रिसर्च करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है। तो हम टमाटर कैसे लगा सकते हैं? अब आपको एक बेसिक चीज क्या करनी है कि कंसिस्टेंसी। टमाटर की फसल दोस्तों ओपन फील्ड में बहुत ही भयंकर होती है। इसको शेडनेट हाउस या पॉली हाउस में नहीं किया जाता है, क्योंकि शेडनेट हाउस में, पॉली हाउस में ये बहुत ही कम प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है और इसको हाई रेट भी नहीं मिलते हैं हमेशा। कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। तो ये कंसिस्टेंसी वाली फसल है। अगर पॉली हाउस, शेडनेट हाउस में आप दूसरी कैश क्रॉप ले सकते हैं, लेकिन ये फसल जो है ओपन फील्ड में ही बम्पर आपको उत्पादन देती है। ओपन फील्ड में ही एक प्लांट 10 किलो आपको देता है, यानी कि 60
1000 किलो 70,000 किलो आप एक एकड़ में उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि 60 टन 70 टन। तो आप ओपन फील्ड में ही आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब जब आपको टमाटर लगाने हैं तो आप कब लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 5-6 साल में बहुत अनुभव लिया है टमाटर के बारे में। टमाटर में एक ही चीज आपको टिका सकती है और पैसा कमा के दे सकती है, और इस कैश क्रॉप से आप लंबा पैसा कमा सकते हैं, वो है आप कंसिस्टेंसी से। आपको अप्रैल के महीने में एक प्लांटेशन करना होता है। अगर मान लीजिए आपका 2 एकड़ का खेत है तो उसमें से थोड़ा अप्रैल में रखिए, थोड़ा जुलाई अगस्त में रखिए, थोड़ा अक्टूबर नवंबर में रखिए। ऐसे 3 टाइम में लगना पड़ता है, क्योंकि ये फसल जो है 12 महीने आप इसको ले सकते हैं। गर्मियों की वैरायटी अलग होती है, बरसात की अलग होती है, ठंडी की अलग होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपको बता सकता है कि इस टाइम पे फिक्स रेट मिलेगा, क्योंकि पूरे इंडिया में होता है, कहीं पे लिखा भी नहीं है, तो वो मुश्किल है। तो आपको एक ही बता सकता है इसमें, कंसिस्टेंसी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तभी आप इस फसल में बहुत लंबा पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2024 में हमने एक फार्म फरवरी में लगाया था, एक अप्रैल में लगाया था और एक सितंबर में लगाया था। सितंबर में वाले में हमारा लंबा पैसा हो गया, ये 10 लाख क्या क्रॉस हम कर जाएंगे। अप्रैल में लगाए थे उसमें थोड़ा ही पैसा मिला था, और जो फरवरी में जो लगाया था हमने, उसमें हमारा बराबर हो गया था। तो हमें इसमें साल में ओवरऑल हम देखते हैं, तो कंसिस्टेंसी में ओवरऑल देखा जाता है। तो जब भी आप टमाटर लगाते हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको ओवरऑल सिनेरियो देखना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी इसको फोन लगाया नर्सरी में या उसको फोन लगाया नर्सरी में और वहां पे आप पूछताछ कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आपको आपके एरिया का बस पता चलेगा, आपको वाइड एरिया का नहीं पता चलेगा, तो वो दिक्कत है। वाइड एरिया का आप कब अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लीजिए जैसे 2023 में गर्मियों में बहुत गर्मी थी नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में गर्मी से खराब हो गया, साउथ में फिर बारिश से खराब हो गया मई जून में, उसके वजह से नॉर्थ में साउथ में टमाटर ही खराब हो गए पूरे। लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि नॉर्थ की मंडियों के नंबर चाहिए, साउथ के मंडियों के नंबर चाहिए। ऊपर ही आप फोन लगा के उनसे पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप एक प्रो फार्मर हमें बनना पड़ेगा। प्रो फार्मर बनेंगे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो हम बार बार, जैसे अभी मेरा नेटवर्क भी बन गया है, अलग अलग मंडियों से मैं अभी बातचीत कर सकता हूं, फोन करके पूछ सकता हूं कि भाई अभी क्या वहां पे टमाटर के हाल है, कैसा है, तो ये जानकारी ले सकता हूं। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूं ये वीडियो से, ये कैश क्रॉप का, तो ये थोड़ा समझिए, डेप्थ में मैं आपको चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान नहीं है। पैसा कमाने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको प्रो भी बनना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब इस टमाटर की खेती के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो अभी देखिए मैंने आपको कहा कि जैसे 12 महीने आप इस टमाटर को ले सकते हैं, तो क्लाइमेट जो है 15-16 टेम्परेचर से लेके 35-40 टेम्परेचर तक जो है इस टमाटर की खेती को आप कर सकते हैं। ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा कोस्टल एरिया में, वहां पे आप नहीं कर सकते हैं, या ज्यादा पहाड़ी है, ठंडी माइनस में जाती है, आप वहां नहीं कर सकते हैं। जैसे लेह लद्दाख में आप इसको नहीं कर सकते हैं, या बारिश चेरापूंजी है वहां पे करने जाएंगे, वहां पे भी नहीं कर सकते। तो ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। बाकी तो टेम्परेचर सह लेता है, कभी ऊपर नीचे होता है। तो अब इसके बाद जो है ये जैसे सॉइल है दोस्तों, ये सॉइल कैसी होनी चाहिए। अभी ये वाली सॉइल हमने खुले में रख दी है, यहाँ पे ये देखिए, ये इसको हम धूप दे रहे, अभी सोलराइजेशन बोलते हैं इसको। सॉइल का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सॉइल का आपको टेस्टिंग करना है, पहले टेस्टिंग करके आपकी मिट्टी में क्या कमी है या क्या एक्सेस ज्यादा है, ज्यादा होगा तो वो चीज आपको देनी नहीं होती है, नहीं तो ऐसी फसल आपकी आएगी नहीं, तो वो चेक कीजिएगा। सॉइल जब भी चुनाव करते हैं तो कोई भी सॉइल चलेगी, ब्लैक सॉइल चलती है, रेड सॉइल चलती है। रेड सॉइल में बरसात में लगाइए, ब्लैक सॉइल में गर्मियों में लगाइए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल पानी पकड़ती है, तो बरसात में करेंगे तो पानी पकड़े रहेगा। रेड सॉइल में करेंगे तो बरसात में वो पानी लीचिंग हो जाएगा, लीच आउट हो जाएगा, तो आपको दिक्कत वहां पे नहीं आएगी, अच्छे से आप वहां पे खेती कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो पानी लगता है ना, वो पानी कैसा चाहिए। पानी आप नदी का, कुएं का, तालाब का, कहीं का भी पानी उठा सकते हैं, बस पानी का भी टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि पानी में भी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पीएच है, टीडीएस है पानी का, ईसी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सारा चेक करना होता है। मैं मेरा यहाँ पे पानी का रिपोर्ट डाल दे रहा हूँ, सॉइल का रिपोर्ट डाल दे रहा हूँ, आप देखिए, ऐसे आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मत कूदिएगा टमाटर की खेती में। ये याद रखिएगा कि आपका ये जो टमाटर आ रहा है ये मार्केट तक जाना चाहिए और लेने वाला होना चाहिए। नहीं ऐसा हो जाएगा आप कहीं एकदम रिमोट एरिया में है और वहाँ पे आप केवल आधा एकड़ खेती कर रहे हैं, आप उसको पहुँचा भी नहीं पा रहे मार्केट तक। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक विदर्भ का फार्मर मिला था, उन्होंने कहा कि मैं जॉब छोड़ा और 5 एकड़ टमाटर इकट्ठा लगा दिया। 5 एकड़ टमाटर में 5 तरीक 15 लाख रुपए उनका खर्चा हो गया, ड्रीप बास उस सब का 15 लाख का। जब वो हार्वेस्टिंग पे आया तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे बेचना कहाँ पे है, तो उल्टा हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले मार्केट देखना है और फिर टमाटर लगा जाना है कि पास में मार्केट है कि नहीं, बिक पाएगा कि नहीं, या कोई लेने वाला फार्म पे आएगा कि नहीं। वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती है दोस्तों। तो अब यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है जो टमाटर के आप कर सकते हैं। हमारे देश में जो टमाटर लगाए जाते हैं ना, वो 2 तरीके के लगाए जाते हैं। एक टमाटर जो होता है वो गोला होता है, ये देखिए ऐसे गोल होता है, जिसको हम बोलते हैं देसी वैरायटी, और एक होता है लंबा वाला, ये देखिए इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी। ऐसे 2 प्रकार के टमाटर हमारे देश में लिए जाते हैं।
नॉर्थ इंडिया में गोल वाले टमाटर काफ़ी अच्छे चलते हैं, यूपी में हुए है या दिल्ली में है, हमारे मुंबई में भी काफ़ी अच्छा बिकता है गोला वाला टमाटर गर्मियों के सीज़न में। लेकिन दोस्तों इस गोले वाले टमाटर को देसी टमाटर बोलते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो नेचुरल टमाटर उगता था वो गोल दिखता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, किसान भाई जो है ये गोल वाले भी हाइब्रिड ही आ रहे। खाने के लिए तो अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखने में गोल ही रहते हैं, वो हाइब्रिड ही बोला जाएगा, देसी नहीं बोला जाएगा। बस गोल है तो देसी बोलते हैं इसको। ये लंबा वाला ये भी हाइब्रिड ही है दोस्तों। तो दोनों हाइब्रिड है, दोनों की वैरायटी अलग आती है। वैरायटी यानी क्या होता है कि एक फलाना कंपनी होते हैं, उन कंपनियों ने बीज बनाए होते हैं, उस बीज के नाम होते हैं, वो बीज की हम नर्सरी बनाते हैं, वो नर्सरी यहाँ पे लगाते हैं और प्लांट वो उगते हैं। तो वैरायटी यानी कि उस बीज का नाम होता है। तो इस जो मैंने ये वाली वैरायटी लगाई है दोस्तों, ये विरांग वैरायटी है, ये ठंडी वाली वैरायटी है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, अभी वैरायटी के नाम बताता हूँ। और ये वैरायटीज ना है दोस्तों, हमारे पूरे देश में आप साल भर टमाटर इससे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गर्मी वाली वैरायटी बताता हूँ। गर्मी में जो है सिजेंटा की 6242 लगा सकते हैं, सिजेंटा की 1057 लगा सकते हैं और सेमिनिस की अथर्व लगा सकते हैं। उसके बाद बरसात में आप जो है सिजेंटा की 2048 लगा सकते हैं, सेमिनिस की आर्यमान लगा सकते हैं, क्लाउड सीड्स की योगी लगा सकते हैं, सिजेंटा की कीर्तिमान लगा सकते हैं। और उसके बाद ठंडी में आप ये जैसे कि मैंने अभी कहा कि सेमिनिस की विरांग और सिजेंटा की फिर 1057 वो गर्मी में भी चलती है और ठंडी में भी चलती है दोस्तों। और ये गोल में, अब गोल में सिजेंटा की साहो, बाहो, सेमिनिस की 8323 ऐसे अलग अलग वैरायटी ये गोल में भी आती है। तो दोस्तों ये हाइब्रिड वैरायटी का उत्पादन बहुत आता है। एक प्लांट में 8 किलो 10 किलो तो मिनिमम आप निकाल सकते हैं अगर अच्छी ग्रोथ करे। तो मैं आपको उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर भी बताने वाला हूँ। अगर 1 एकड़ में 6000 प्लांट लगाते और एक प्लांट से 10 किलो निकालते तो 60,000 किलो आपका उत्पादन निकलेगा। और उसका आप पैसा भी जोड़ सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये से 50 रुपये से। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा कि आज तक आपने आपके खेत में कौन सी फसल लगाई है और उसमें लंबा पैसा कमाया है। ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। वैरायटी के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि ये विरांग जो है वैरायटी, ये बहुत हार्ड है, 150 ग्राम 170 ग्राम तक होती है। इसको कलर आने में टाइम लगता है, 90 दिन के आसपास लगता है, पहला हार्वेस्टिंग चालू होने में 80 से 90 दिन। अगर आप आर्यमान बरसात वाली लेंगे वो थोड़ी सी छोटी होती है। साहो बाहो जैसे मैंने कहा कि गोल होता है, 120 ग्राम 110 ग्राम या 150 ग्राम तक, जितना आप बढ़ाएंगे उतना जाता है। ये क्वालिटी आपके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कितने लंबे समय में आप इस फसल को चला रहे हैं। वैसे तो ये फसल दोस्तों 5 महीने आप अच्छे तरीके से चलाएंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। अगर 6 महीना 7 महीना भी चला सकते हैं, क्योंकि जितना ऊंचा तारबास करेंगे, जितना अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, उतनी अच्छी ये फसल दोस्तों ग्रो करेगी। अब मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके चलता हूं, इसका लैंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं। दोस्तों हम लोग जो ये कैश क्रॉप सीरीज अभी बना रहे हैं, ये सारी की सारी रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के ऊपर बना रहे दोस्तों। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग जमाने के अनुसार बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रेसिड्यू फ्री फार्मिंग क्या होता है कि हम जो हमारे खेत में फसल उगा रहे हैं उसके ऊपर जो भी डिसीज पेस्ट को रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, उसका अंश फसल हार्वेस्टिंग होने तक खत्म हो जाता है या एक लिमिट में रहता है। और जब हार्वेस्टिंग होता है वो मार्केट में जाता है तो वो खाने लायक रहता है, यानी कि वो सेफ रहता है। उसमें से केमिकल कम हो जाता है या तो केमिकल खत्म हो जाता है दोस्तों, यानी कि मिनिमम रेसिड्यू लेवल में वो रहता है ताकि वो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेसिड्यू फ्री फार्मिंग हमें करनी चाहिए, चाहे वो टमाटर की हो, शिमला मिर्च की हो, खीरे की हो। जो भी हमारे कैश क्रॉप में एपिसोड्स आने वाले हैं उस सब में जो है मैं यही टेक्निक बताने वाला हूं। वो खास करके डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट में हमें फॉलो करना होता है, तब जाके हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, टमाटर के लिए हमें लैंड प्रिपरेशन सबसे पहले कैसे करनी होती है। हम कोई नया लैंड लेते हैं तो उसको पहले सपाट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ये देखिए, बड़े पत्थर या कोई भी चीज होती है उसको निकालना पड़ता है। फिर हमें प्लाव चलाना पड़ता है। प्लाव चलाने के लिए हमें सिंगल प्लाव रहता है तो उसको 3000 लिया जाता है, और डबल प्लाव रहता है तो 2500 के आसपास हमारे यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद प्लाव चलाने के बाद उसको धूप लगने चाहिए, क्योंकि कोशावस्था में जो कीड़े वगैरह पेस्ट वगैरह है उनको धूप लगेगी तो वो आपके जमीन में से खत्म हो जाएंगे और आपकी जमीन अच्छी बनी रहेगी दोस्तों। 50-60 दिन तो मिनिमम लगनी चाहिए, और खास करके गर्मियों की धूप लगेगी तो बेहतर है। धूप लगने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कभी भी लंबा उत्पादन लेना है और आपकी जमीन अच्छी क्वालिटी में मेंटेन रखना है तो आपको पहले यहाँ पे पूरे खेत में 5 से 6 ट्रॉली गोबर का खाद लाना पड़ेगा। 5 से 6000 रुपए हमारे यहाँ पे एक ट्रॉली मिलती है, खेत में पहुंचा देते हैं। छिड़कने तक 6000 के आसपास हमारे यहाँ पे खर्चा हो जाता है, यानी कि 5 ट्रॉली का 6 पंचे 30,000 रुपए वहां पे हमारा खर्चा हो जाएगा दोस्तों। तो पूरे खेत में छिड़क लिया, उसके बाद साल 1.5 साल हमें गोबर का खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो आपके जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रखेगा। वो छिड़कने के बाद फिर हमें रोटर चला देना है तो जमीन भुरभुरी हो जाएगी, जैसे अभी प्लाव चला है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद रोटर चलाने के बाद ये सपाट हो जाएगा। सपाट हो जाने के बाद दोस्तों अब हमारी मेन जो स्टेज आती है वो ड्रिप इरिगेशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रिप इरिगेशन रखी गई है।
बहुत सारे लोग ड्रिप इरिगेशन अच्छे से नहीं करते हैं, टमाटर अच्छा नहीं आता है फिर, क्योंकि अगर पानी अच्छा नहीं गिरेगा तो फर्टिलाइजर अच्छा नहीं गिरेगा, फर्टिलाइजर अच्छा नहीं गिरेगा तो फसल ग्रोथ अच्छी नहीं करेगी, और फसल ग्रोथ अच्छी नहीं गिरी तो उत्पादन कहाँ से आएगा? तो पैसा तो हमारा जाएगा लेकिन उत्पादन नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो ये दिक्कत हो सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये 20 mm का ड्रिप इरिगेशन है, इसमें से 4 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है और 100 फीट पे एक बटन है। तो आपका अगर 1 एकड़ का खेत है तो कैसे आपको फाइनल करना है कि मुझे ये ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करना है? मैं शॉर्ट में आपको एक गणित बताता हूँ, कैलकुलेशन, उसके आधार पे आप कर सकते हैं। अगर वो आधार पे आपको समझ में नहीं आया तो आप दुकानदार के पास जाके उसको बोलिए कि हमें ड्रिप डिजाइनर चाहिए, ड्रिप डिजाइनर इंजीनियर हमें चाहिए जो ड्रिप को डिजाइन करता है मेरे खेत के अनुसार। तो उस इंजीनियर को आपको खेत में लाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा। लेकिन पहले तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा खेत है, यहाँ से 1 किलोमीटर मेरी पाइपलाइन दूर है, या आधा किलोमीटर मेरी पाइपलाइन दूर है, या पास में ही मेरा कुआं है। तीनों चीजें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो जब आप पानी चालू करते हैं मोटर का, और ये वाला जो पाइप रहता है सफेद सफेद वाला पाइप, इसमें से कितना लीटर डिस्चार्ज आपका 1 घंटे में निकलता है वो देखना पड़ेगा। अब जैसे मेरा ये खेत है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे कुएं का पानी आता है प्रति घंटा 30,000 लीटर यहाँ तक आता है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरे 10,000 बटन आ गए ऐसे। ये इनलाइन ड्रिप इरिगेशन है दोस्तों, इनलाइन ड्रिप इरिगेशन ही इस्तेमाल करना पड़ता है कैश क्रॉप में, यानी कि ये अंदर होल होता है। आउटलाइन ड्रिप इरिगेशन होती है, लैटरल होता है और उसके ऊपर केवल बटन लगाए जाते हैं, वो फलों की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेबल के लिए नहीं। अगर आपके खेत में ऐसे 10,000 बटन आते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 40,000 लीटर पानी की। अगर आपके बटन 7,000 है तो 7 चौक 28,000 लीटर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लीजिए 1.25 फीट के ऊपर ये बटन है, यानी कि क्या दोस्तों, ये होल टू ये होल, ये देखिए 1.25 फीट के आसपास पे है, तो आपके 1 एकड़ में 7-7,500 बटन आएंगे, और एक बटन से 4 लीटर पानी गिरेगा तो 7 चौक 28,000 लीटर गिरेगा। अगर आप मेरी मोटर यहाँ पे 30,000 दे रही है तो केवल 2,000 पानी एक्स्ट्रा होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन लगाना है, पानी मोटर कितना आगे दे रही है, हमारे क्षेत्र में कितने बटन आएंगे, उस हिसाब से। अब एक जगह पे 2 एकड़ का खेत है तो उसको आधा आधा करना पड़ेगा। बटन का कैलकुलेशन कैसे लगाना है? हमें टमाटर करना होता है 6 फीट के हिसाब से, 2 लाइन का अंतर, तो 6-6 फीट के हिसाब से हमें हमारी लाइन कितनी लंबी है, हमें लाइन लंबी का एक नाप डालना है। टेप से हमने नाप डाला, नाप डालने के बाद हमें मान लीजिए 200 फीट हो गया, तो 200 फीट में हमें देखना है अगर 1 फीट के ऊपर बटन है तो 200 बटन आएंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन करना है। तो आपके पास में कौन सी ड्रिप इरिगेशन मिलती है वो देखना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए आपके मोटर का डिस्चार्ज 20,000 लीटर का है तो आपको ये ड्रिपर जो है वो 2 लीटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी मोटर है ना, उसके ऊपर ये ड्रिपर डिपेंड करता है। ये ड्रिपर 2 लीटर का भी आता है डिस्चार्ज वाला, ये 4 लीटर का भी आता है, 8 लीटर का भी आता है। अगर आपकी जमीन हल्की है, एकदम हल्की ऐसी लाल मिट्टी वाली, तो 2 लीटर का डिस्चार्ज इस्तेमाल कीजिए, धीरे धीरे पानी उसको अच्छा लगेगा। अगर आपकी जमीन बहुत भारी है, 8 लीटर का डिस्चार्ज इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। हम अलग से एक सीरीज बनाने वाले हैं इरिगेशन की, उस सीरीज में मैं वो चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इरिगेशन के ऊपर क्या वीडियो बनाने चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ड्रिप इरिगेशन जब आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ISI वाला इस्तेमाल करते हैं जिसको सब्सिडी मिलती है दोस्तों, वो 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा होगा आपको। वो 6 से 7 साल आप चला सकते हो उसको मेंटेनेंस करके। मेंटेनेंस का यानी कि क्या है कि साल में एक बार इसको निकाल के सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो के धूप में रखना पड़ता है ताकि ये होल जो है इसमें कचरा नहीं फंसता है। अगर आप नॉन ISI इस्तेमाल करते हैं यानी कि लोकल ड्रिप इस्तेमाल करते हैं जो कि हल्का रहता है ये ऊपर से, वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको 15,000 रुपये खर्चा होगा प्रति एकड़ का दोस्तों। और वो 2 साल ही चलेगा या 3 साल चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेंटेनेंस अगर आप अच्छा रखते हैं तो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। आपके पास बजट है तो ISI में जाइए, सब्सिडी भी मिलेगी। अगर आपके पास बजट कम है, आप बिगिनर है, शुरुआती हैं, तो आप लोकल का 10-15 हज़ार में ड्रिप लीजिए और शुरुआत कर दीजिए। अब मैंने ड्रिप का बता दिया। अब जब हम बेड प्रिपरेशन करते हैं तो क्या करना है, मैं अगले वाले फील्ड पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा काम हो गया। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ऐसे खुले खेत में पहले रोटर चला दिया, यहाँ पे हमें यहाँ पे मान लीजिए 6 फीट है, यहाँ से टेप डालना है, फिर 6 फीट यहाँ पे हो गया। ये तो मार्किंग कर लेना है पूरे एक लाइन में, या तो हमें सीधा ड्रिप ही बिछा देना है। मेरे हिसाब से अगर ड्रिप बिछा देंगे तो काम बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्किंग एक बार करना फिर ड्रिप बिछाना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। टमाटर में डिस्टेंस जो है वो 6 ही फीट रखना है दोस्तों। 4 फीट, 5 फीट, 3.5 फीट ऐसा कुछ नहीं रखना है। 6 फीट ये आइडियल डिस्टेंस है। 6 फीट से जो है हवा खेलती रहती है, 6 फीट में आपको चलने के लिए जगह रहती है, 6 फीट में बेड अच्छा बनता है, जो बारिश होती है तो पानी अच्छा निकलता है। तो 6 फीट डिस्टेंस रखना है, ये याद रखिएगा। 6 फीट से पहले आपको ड्रिप बिछाना है, ये ड्रिप टू ये ड्रिप 6 फीट, और 6 फीट के हिसाब से ही पूरा पाइप बिछाना है। और ये सब लाइन दोस्तों जो होता है, यहाँ से जो पाइप कनेक्ट आगे गया है, ये भी डिपेंड करता है आपके मोटर के डिस्चार्ज के अनुसार। अगर आपकी पाइप मेन लाइन 3 इंच की है तो ये 2.5 इंच का होना चाहिए, 4 इंच का ये 3 इंच का होना चाहिए। तो पहले हमें ड्रिप बिछा लेना है, आगे खूंटी ठोक लेना है, ड्रिप को फिट कर लेना है। अब उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको आगे दिखाता हूँ।
लैंड प्रिपरेशन के बाद हमने ड्रिप बिछाया। ड्रिप बिछाते समय ये याद रखिए कि आपकी लाइन अगर 250 फीट के ऊपर है तो आपको 20 mm ड्रिप चाहिए, और 250 फीट के अंदर है तो आपको 16 mm ड्रिप चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ड्रिप बिछा दिया है। ये ड्रिप बेड के ऊपर कैसे आया मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। पहले ड्रिप को सपाट लैंड पे मैंने बताया था वैसे बिछा लिया। बिछा देने के बाद यहाँ पे आगे जो है खूंटी मारी जाती है, हर लाइन के एंड पे छोटी सी लकड़ी की खूंटी। ये लकड़ी की खूंटी मार देने के बाद इसमें ड्रिप बांध दिया है। ये देखिए ये 16 mm का ड्रिप इरिगेशन है दोस्तों। यहाँ पे एंड में जो है एंड कैप भी लगा दिया है, ये देखिए। तो ये ड्रिप का जो है वो मैंने आपको बता दिया। 16 mm यानी कि थिकनेस होता है, साइज होता है गोला वाला। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 170 160 फीट लंबी लाइन है तो 16 mm चल जाता है। उसके ऊपर 250 फीट के ऊपर है तो 20 mm ड्रिप लगेगा। तो ड्रिप इरिगेशन जो है डाल दिया। उसके ऊपर हमने अगर गोबर का खाद पूरे खेत में हमने नहीं छिड़का है तो वर्मी कंपोस्ट 3 टन केवल ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, सपाट में बता रहा हूँ, अभी ड्रिप बेड हमने बनाया नहीं है, सपाट में हमने डाल दिया। सपाट में डाल देने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि बेसल डोज। अब बेसल डोज यानी क्या होता है दोस्तों, ये जो बेड है इस बेड के अंदर हमें फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं फसल के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन वो कब जरूरी होते हैं, अगर हमारे जमीन में कम है तो। अगर हमने सॉइल टेस्टिंग किया और उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम हमारे प्राइमरी न्यूट्रिशन है फसल को जो लगते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर लगते हैं, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट लगते हैं, आयरन बोरॉन जिंक मैग्नीज मोलिब्डेनम ये लगते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर ये कमी है तो अभी देना है, नहीं तो वरना नहीं देना है। ये सच बात है, खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मान लीजिए फॉस्फोरस कमी है मेरे जमीन में तो मैं डीएपी डालूंगा 2 बोरी 1846 प्रति एकड़ के लिए, बाकी की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि डीएपी डालो, 10-26-26 डालो, म्यूरेट ऑफ पोटाश डालो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालो, ये डालो वो डालो, इतना डालने की जरूरत नहीं है। तो बेसल डोज जरूरत के अनुसार ही बेड के अंदर डालिएगा। आपको टमाटर में ढेर सारा उत्पादन लेना है तो आपकी जमीन को जो है रेस्ट देना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैंने शिमला मिर्च की फसल लगाई तो उसके बाद मैं दूसरी तुरंत उसी बेड पे टमाटर की ले सकता हूँ, लेकिन हाई उत्पादन नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर मैं शिमला मिर्च लेता हूँ और जमीन को पूरा खाली कर देता हूँ, जमीन को 2-3 महीना रेस्ट देता हूँ, फिर फसल लगाता हूँ, तो जमीन को रेस्ट मिलेगी, जमीन उतना उत्पादन भी आपको देगी। आपने उसमें गोबर का खाद डाला है, आपने जमीन का पीएच मेंटेन रख रहा है। जितना आप हिसाब से चलेंगे, सोच के चलेंगे और जितना टेक्निकली चलेंगे उतना खर्चा आपका कम होगा दोस्तों। लेकिन आप ऐसे अंधाधुंध चलेंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, और जब रेट नहीं रहेगा तो नुकसान हो जाएगा, आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, ये दिक्कत हो सकती है। तो अब हमने यहाँ पे मान लीजिए बेसल डोज की आपकी रिक्वायरमेंट है, फास्फोरस की कमी है, आपने केवल डीएपी के 2 बोरी डाल दी, या आपको लगता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो 1 एकड़ में 50 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया। वो भी सीधा बेड के ऊपर, लाइन के ऊपर डालना है, ड्रिप के ऊपर। अब ड्रिप आपकी नीचे है, उसके ऊपर आपने फर्टिलाइजर डाल दिया है, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होता है, बेड बनाना पड़ता है। ये दोस्तों देखिए, ये एक मेथड है बेड बनाने की। 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा बेड होना चाहिए। जैसे हम बेड के ऊपर सोते हैं वैसे फसल बेड के ऊपर लगानी चाहिए ताकि मुलायम रहेगा अंदर। सपाट पे लगाएंगे, हार्ड जमीन में लगाएं तो जड़ें ग्रोथ नहीं करती। अब यहाँ पे इतना बड़ा बेड है, 3 फीट का, 2 फीट का बीच में रास्ता है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 फीट का बेड और 3 फीट का रास्ता बीच में, यानी कि 6 फीट का हमारा अंतर। जैसे मैंने आपको कहा था, ये ड्रिप टू ये ड्रिप 6 फीट का अंतर होना चाहिए, और बीच में 3 फीट होना चाहिए, और ये बेड 3 फीट का होना चाहिए। 1 फीट का बेड ऊंचा उठाना है। तो ये बेड कैसे बनता है, पावर टिलर होता है, वो रिवर्स से आप पावर टिलर चलाएंगे तो 1 एकड़ में वो 2500 रुपए लेता है। 2 बार चला दीजिए, 5000 में आपका 1-1.5 फीट ऊपर ऊंचा बेड हो जाएगा। या आप ट्रैक्टर से रेजर चला दीजिए, इतना बड़ा ऊंचा बेड हो जाएगा। जब बेड आप बनाते हैं तो ड्रिप इरिगेशन अंदर चली जाती है, फिर ड्रिप को उठा लेना है, ऊपर ले लेना है और ऊपर रख देना है, आगे बांध देना है। बेड बनाने के बाद ट्रैक्टर से बेड बनाएंगे तो आप 2-2.5 हजार रुपए में आपका एक टाइम पे रेजर से बन जाता है। फर्टिलाइजर उसके अंदर चला जाता है बेड मारते समय दोस्तों। तो बेड ऊंचा आपका बन गया, जगह बीच में 3 फीट का बेड हो गया। फिर आपको मल्चिंग पेपर की बारी आती है। मल्चिंग पेपर बिछाते समय ऐसा मल्चिंग पेपर बिछाइए कि जहां पे उस मल्चिंग पेपर से लाइट पास ना होती हो, क्वालिटी का हो। अगर आपको 1 फसल लेनी है तो 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको 2 फसलें लेनी है 25 से 30 माइक्रोन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन माइक्रोन जो थिकनेस होता है वो क्वालिटी वाला इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप लोकल ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मल्चिंग पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग पेपर में आपको सिल्वर कलर ऊपर रखना है, ब्लैक कलर नीचे रखना है। गर्मियों में ऊपर से व्हाइट कलर होना चाहिए, नीचे से ब्लैक कलर होना चाहिए। 2 ही प्रकार के टमाटर में मल्चिंग पेपर आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जब आप मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं तो मिट्टी दोनों तरफ से ऐसे डालनी चाहिए, पूरा पैक मत कीजिए, हवा पास होनी चाहिए ऐसे। और फिर आपको लेने पड़ते हैं होल। और एक जरूरी बात मैं बताता हूँ आपको, प्रति एकड़ जो है 6 से 7 बंडल लगते हैं। 4 फीट चौड़ा मल्चिंग पेपर लेना है, 1200 फीट लंबा होता है दोस्तों। 25 माइक्रोन थिकनेस का मैं एक स्टैंडर्ड आपको बताता हूँ, वो आपको लेना है। 7 से 8 बंडल लगेंगे। अगर मैं 7 बंडल यहाँ पे पकड़ता हूँ, 7 बंडल इंटू में यहाँ पे 2500 रुपए करता हूँ, 17,500 मल्चिंग पेपर का आपको लगेगा। 17,500 प्लस बिछाने का 5,000 रुपए, मान लीजिए 20,000 रुपए के आसपास टोटल मल्चिंग पेपर आपको लगेगा। दोस्तों बेड प्रिपरेशन जो है 2 टाइप से आप कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया 6 फीट से, एक 8 फीट से भी कर सकते हैं। आपके पास अगर जमीन ज्यादा है तो 8 फीट से कीजिए, और 20 से ट्रैक्टर से सारा काम कर सकते हैं। ट्रैक्टर से स्प्रे,
ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग, ट्रैक्टर से पूरा खरपतवार बीज का निकालना, ये सारा काम आप ट्रैक्टर से इजीली कर सकते हैं। तो आप वो आपके पास जमीन ज्यादा है तो आप 8 फीट से 12 महीना टमाटर कर सकते हैं और सुकून से टमाटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास जमीन 1 एकड़ 2 एकड़ है, जैसे मेरे पास अलग अलग जमीन तो है 10 एकड़, लेकिन मेरे पास अंगूर भी है, गन्ना भी है, शिमला भी है, तो मैं इतना हेवी 20 एकड़ भी जमीन नहीं कि मैं ट्रैक्टर से कर पाऊं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जमीन कितनी है, उस हिसाब से आपको चुनाव करना है कि आपको ट्रैक्टर से करना है या हाथ से करना है। ट्रैक्टर से करेंगे तो टाइम बचता है, एक ही बंदे से 4-5 एकड़ हो सकता है। हाथ से आप करते हैं, हाथ से यानी कि क्या है, HTP इंजन से हाथ से आपको स्प्रे करना पड़ता है, कंधे से आपको कैरेट बाहर निकालना पड़ता है, तो वहां पे लेबर की आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन दोनों में नुकसान कुछ नहीं है। अगर 8 फीट के हिसाब से भी आप प्रति एकड़ 5,500-6 हजार प्लांट बैठाते हैं तो उतना ही उत्पादन आता है। अगर 6 फीट के हिसाब से भी आप 5,500-6 हजार प्लांट लगाते हैं, उत्पादन उतना ही आता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसमें नर्सरी वगैरह कैसे लगाते हैं, क्या प्रिकॉशन लेते हैं। मैं आपको एक SOP बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजों की। बिना मल्चिंग पेपर के आप टमाटर लगाते हैं तो एक पीक पॉइंट पे आप उत्पादन नहीं ले सकते, 5-6 किलो तक आप जा सकते हैं प्रति प्लांट, लेकिन 10 किलो 15 किलो आपको लेना है तो आपको ये प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। तो ये जब आप होल लेते हैं दोस्तों, तो टमाटर में जिगजैग 2 फीट से आप ले सकते हैं। 2 फीट के अंदर आपको नहीं आना है कभी भी। 2 फीट के अंदर आते हैं तो टमाटर में डिजीज आते हैं, बारिश में प्रॉब्लम होता है, स्प्रे करने में प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम होते हैं। 2 फीट से लीजिए, 2.5 फीट से लीजिए, कितने भी लीजिए, लेकिन जब आप लेते हैं तो आपकी एक लाइन की लंबाई देखिए। लंबाई देखने के बाद आपके कितने लाइन से उसको काउंट कीजिए। उसको काउंट करने के बाद आपके फार्म पे प्रति एकड़ आपको टमाटर के प्लांट 6 से 6.5 हजार लगाने हैं। कोई 1 एकड़ में 8,000 लगाता है, कोई 9,000 लगाता है, कोई 10,000 लगाता है। जितना हाई डेंसिटी करेंगे उतना उत्पादन से आप चूकेंगे, क्योंकि स्पेस लगता है टमाटर के उत्पादन अच्छा आने के लिए। आपको 2 फीट के अंदर नहीं आना है। मैं तो 2 फीट जिगजैग लगाइए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी लाइन कम ज्यादा होती है तो लाइन के अनुसार काउंट कीजिए। पूरे 1 एकड़ में आपके 6 से 6,500 500 होल ऊपर नीचे, 6,500 होल अगर आ गए तो आपके प्लांट बैठ जाएंगे। बरसात में ये होल 2 इंच का लीजिए, गर्मी में 3-2.5 इंच का लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बरसात में खरपतवार बहुत आती है तो वो खरपतवार के लिए छोटा होल लीजिए, और गर्मी में होल बड़ा इसलिए लेना है कि अगर अंदर गर्म होता है तो वो हवा बाहर पास हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि नर्सरी का प्लानिंग कैसे करना है, प्लांटेशन कैसे करना है, न्यूट्रिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बारे में कुछ मेरे पास राज है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इंडियन फार्मर को हमने दोस्तों 2018 में जून में पहली बारिश से शुरुआत की थी, और अभी 2025 चालू हो चुका है, और 25 के जून में 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी 5 मिलियन के आसपास कम्युनिटी हो चुकी है। दोस्तों बहुत ही कमाल की ये जर्नी रही है। मैंने बहुत कुछ खेती के बारे में सीखा, और खेती हर साल बदल रही है, और खेती जैसे बदल रही है वैसे भी हम फार्मर को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय जा रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर साल अगर हम डेवलपमेंट करते जाएंगे तो हमारी खेती अच्छी होती जाएगी। दोस्तों मेरा कहना यही है कि हमें सीखना है फार्मर को अच्छे से, क्योंकि नॉलेज की बहुत कमी है। मैंने ये देखा है, नॉलेज की कमी होने की वजह से हमारी खेती अच्छे से हो नहीं पाती है, और डायरेक्ट हम बिना पढ़े सीखे कूदते हैं खेती में तो हमारा बहुत नुकसान होता है। बस ये थोड़ा सा मुझे बताना था। और यहाँ पे मैं अभी आया हूँ इस फील्ड पे, इसलिए आया हूँ क्योंकि एक ही बेड पे लगातार 2 फसल ली है। तो क्या आप ये ले सकते हैं क्या? मैं कहूँगा अगर आपको बड़ा उत्पादन लेना है तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक फसल लेने के बाद उस खेत को रेस्ट चाहिए और फिर दोबारा लैंड प्रिपरेशन करके बनाना चाहिए। अभी इसमें पहली शिमला मिर्च ली थी, शिमला मिर्च के बाद इसमें अभी टमाटर लगाया है, विरांग वैरायटी सेमिनस की लगाई है। तो यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ पे खेत में अच्छी तैयारी की थी, गोबर का खाद अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें डाला हुआ था, फर्टिलाइजर्स अच्छे से सॉइल टेस्टिंग करके किया था। लेकिन दोस्तों जो आपको उत्पादन टमाटर में 5 महीने में लेना है 10 किलो 15 किलो, उसके लिए फ्रेश ही चाहिए। अगर पुराने बेड पे आप लगाते हैं तो वो दिक्कत है, थोड़ा कम निकलेगा उत्पादन। करेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन आप 5 किलो से 8 किलो के आसपास ही रह जाएंगे। लेकिन आपको 10 किलो 15 किलो उत्पादन लेना है तगड़ा, तो आपको फ्रेश ही बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई रीज़न से हमारी शिमला मिर्च खराब हो जाती है या कोई फसल खराब हो जाती है, हमें तुरंत जगह रहती है तो हम लगाते हैं तुरंत उसमें, तो उसमें वो दिमाग में रखिए कि हमें बड़ा उत्पादन नहीं आएगा। तो आपका डिसीजन है वो क्या करना है। अब मैंने तो बता दिया आपको कि कौन सा सही है। हर बार लैंड प्रिपरेशन करके ही करना चाहिए, क्योंकि हमें सॉइल टेस्टिंग, तैयारी, ये बेसिक प्रोसीजर है, ये इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये जो प्लांट्स है दोस्तों, यहाँ पे ये जो लगाए गए सेमिनस की विरांग वैरायटी है, ठंडी वाली वैरायटी लगाई गई है। अभी जनवरी का महीना है और ये लगाई थी दिसंबर में, 10 दिन हो चुके इसको लगा के। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए नर्सरी कैसे होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप गर्मियों में लगाते हैं तो 30 दिन की नर्सरी होनी चाहिए। अगर आप जून से दिसंबर लगाते हैं तो 25 दिन से 28 दिन की नर्सरी होनी चाहिए। और प्लांट जो है वो हेल्दी होना चाहिए, प्लांट के ऊपर कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए,
ये देखिए यहाँ पे 4 से 5 पत्तियां होनी चाहिए, जड़ें जो है ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे जड़ों में रूट कॉइलिंग नहीं होना चाहिए और ये हल्का मुलायम रहना चाहिए, टाइट नहीं रहना चाहिए, विगरस ग्रोथ भी नहीं चाहिए, मीडियम, ये स्टंप भी अच्छी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए क्योंकि नर्सरी वाले को हम पैसा देते हैं। एक नर्सरी की कीमत होती है 1 रुपये से लेके 1 रुपये 70 पैसे तक आपको एक नर्सरी मिलेगी और 1 एकड़ में प्लांट लगाने हैं 6 से 6.5 हज़ार। यहाँ पे जब आप प्लांट लेने जाते हैं नर्सरी में तो ये चीज़ें खबरदारी बरतिएगा कि अभी जो मैंने बताया वो होना चाहिए सारी चीज़ें। इसमें से डिजीज़ कोई लीफ ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट ऐसा कोई डिजीज़ नहीं आना चाहिए नर्सरी से। और जब आपके फार्म पे आप प्लांटेशन करने वाले होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि इस नर्सरी को 1 दिन पहले ही आपको ले आना पड़ता है, नर्सरी का ट्रीटमेंट करके हमें लगाना है। अभी इसमें सुडोमोनास का ट्रीटमेंट करना है, यानी कि 30 लीटर का एक टब लेना है, उसमें हमें 150 ml 5 ml के हिसाब से सुडोमोनास लेना है, प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से 150 ml लेना है, वो बल्टी में टब में डाल देना है और इस प्लांट के ट्रे को ऐसे पकड़ना है और ऐसे डुबो के निकाल देना है। इसमें अगर डुबो देते हैं तो जो खराब प्रकार का फंगस है, जो खराब फंगस है उसके ऊपर जाएगा, उसको खा जाएगा और हमारे नर्सरी को हेल्दी रखेगा। लगाने से पहले ही हम एक ट्रीटमेंट हमें करना है। उसके बाद सिंपल है, आपके खेत को पहले अच्छे तरीके से भिगो देना है, मॉइस्चर मेंटेन कर लेना है। मॉइस्चर मेंटेन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो ये हम होल रहते हैं नर्सरी लगाने के लिए, यहाँ पे ऐसे ढीला कर लेना है। ड्रिप इरिगेशन कम से कम आपको 2 दिन चलानी पड़ेगी, 12-12 घंटा, तब मॉइस्चर हो जाएगा। और ऐसे हमें लेने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे रखना है और रखने के बाद इस प्लांट को ऐसे मिट्टी लगा के ऐसे दबा देना है। ये देखिए ऐसे दबा दिया, हो गया। और ये प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप दोपहर के 2 बजे के बाद स्टार्ट कीजिए। 6,000 प्लांट्स लगाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेबर लगेंगे। 4,000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा प्लांटेशन में और नर्सरी में आपका लगभग खर्चा हो जाएगा, अगर 6,000 नर्सरी आप लेते हैं, 9,000 रुपये आपका नर्सरी का खर्चा हो जाएगा। नर्सरी में इसके ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, सस्ती आती है नर्सरी, लेकिन अच्छी लानी पड़ती है। दोपहर के 2 बजे बाद इसलिए लगाइए क्योंकि 2 बजे स्टार्ट करते हैं तो 6-7 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद 12 घंटा इसको सनलाइट नहीं रहेगी तो ये इसकी जड़ें सेट हो जाएंगी और पत्तियां भी सेट हो जाएंगी। और दूसरे 3 दिन बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस शांति से देखना है और जमीन का मॉइस्चर चेक करते रहना है। सूखना नहीं चाहिए, ज्यादा सूख जाएगा क्योंकि जड़े के आसपास का सूख जाएगा तो वो ये पौधा सूख जाएगा और इस मल्चिंग पेपर के ऊपर गिर सकता है। और प्लांट लगाते समय मल्चिंग पेपर के सेंटर में यहाँ पे लगाना है, साइड में नहीं लगाना है, इसके ऊपर गिरेगा तो जल सकता है। तो ऐसे सिंपल तरीके से प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करते समय बस प्रिकॉशन देना है, ये फूटेना नहीं चाहिए ये चीज, और ऐसे कॉइलिंग नहीं होना चाहिए। देखिए आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिख गया, ये ज्यादा कॉइलिंग वाला रहता है तो दिक्कत करता है, तो इसीलिए ज्यादा डेज का, ज्यादा पुराना एजेड प्लांट आपको नहीं लगाना है, कभी भी याद रखिएगा। एक बार प्लांटेशन कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आपने अगर नर्सरी ही गलत लगा दी तो आपको बहुत गड़बड़ हो सकता है, नुकसान हो सकता है आगे जाके। तो ये चीज आप जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और मैं ये मेरे 10 सालों की खेती के अनुभव से बता रहा हूँ। मैं पूरे देश भर घूमता रहता हूँ, अलग अलग किसानों से मिलता रहता हूँ, उनके अनुभव से बता रहा हूँ। हम किसानों को सीखना है और सीखने के बाद ही हम खेती को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अभी है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है खेती में, और यही हमारे इंडियन फार्मर का भी विजन मिशन है दोस्तों। तो अभी मैं ये देखिए यहाँ पे 8 फीट के स्पेसिंग के फार्म पे खड़ा हूँ। मैं आपको यहाँ पे इरिगेशन के बारे में बताने वाला हूँ, प्लस न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले यहाँ पे 8 फीट के जगह में देखिए क्या कमाल के टमाटर आए। ये देखिए, अगर ऐसे टमाटर इतने बंच में आएंगे तो क्यों नहीं एक प्लांट में 10 किलो क्यों नहीं निकलेगा। ये देखिए, जहाँ भी देखेंगे आप, ये देखिए टमाटर ही टमाटर और सेटिंग ही सेटिंग है इसमें, इधर चाहे हर जगह पे पूरे टमाटर भरे हुए। तो 8 फीट के स्पेसिंग से जब बेड बनता है दोस्तों, तो ये ड्रिप टू ये ड्रिप 8 फीट पे बिछानी पड़ती है। बीच का जगह 4 से 4.25 फीट रह जाता है। इसमें 27 HP का कोई भी ट्रैक्टर इजीली चलता है। ट्रैक्टर के पीछे ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर से इसको स्प्रे किया जाता है, उसके नोजल ओपन करके। और सबसे जरूरी बात कि ये फार्म जो है 3 एकड़ का फार्म है, और जब 8 फीट से आप करते हैं तो आपको खेती ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ में 6,000 प्लांट बैठा रहे तो 8 फीट से एक बेड ही आपका कम हो जाता है, तो वहाँ पे प्लांट्स थोड़े कम बैठते हैं। तो 1 एकड़ में यहाँ पे 5,000 प्लांट आपके बैठते हैं 8 फीट के हिसाब से। 1 से 1,500 प्लांट यहाँ पे कम हो जाते हैं दोस्तों। हम नॉर्मली 6 से 6.5 डालते हैं, यहाँ पे 5 से 5.25 तक ही मैक्सिमम प्लांट्स बैठते हैं। प्लांट्स कम हो जाते हैं, लेकिन आपका ट्रैक्टर से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रैक्टर से आप स्प्रे कर सकते हैं, बीच से ट्रैक्टर से खरपतवार निकाल सकते हैं, बरसात का पानी ईजी से निकल जाता है। अगर आपके पास हेवी ज़मीन है तो आप 8 फीट के हिसाब से दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट टमाटर में या कोई भी वेजिटेबल हो, या मैं जो अभी ये सीरीज बना रहा हूँ कैश क्रॉप में, ये सारे कैश क्रॉप के लिए या सारे सीरीज के लिए अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये अप्लाई होगा दोस्तों। क्योंकि इरिगेशन हमारे यहाँ पे ओवर इरिगेशन किया जाता है, उसकी वजह से हमारे प्लांट्स खराब होते हैं, प्लांट्स पीले पड़ जाते हैं। या तो ओवर इरिगेशन होता है या तो कम होता है, 2 साइड में हो जाता है। बीच में हम मॉइस्चर मेंटेन नहीं रखते, वापसा कंडीशन।
हल्का हल्का। जैसे फेवरेबल कंडीशन, अगर वैसे हम फसल के लिए नीचे कंडीशन मेंटेन रखेंगे तो नीचे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, रूट्स एक्टिव रहेंगे, ऊपर ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन हम ओवर इरिगेशन करते हैं, उससे नीचे जो है अलग अलग प्रकार का फंगस तैयार हो जाता है, जो खराब वाला फंगस और प्लांट के ऊपर अटैक करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इरिगेशन करना कैसे है। टमाटर को क्या है कि शुरुआत में, टमाटर हो या कोई भी वेजिटेबल हो, शुरुआत में वो पौधा छोटा रहता है, ड्रिप पास में रहती है। अगर हफ्ते में आप 2 बार पानी देते हैं 2-2 लीटर उसके पास में, तो भी बहुत है। उसके बाद जो प्लांट बड़ा हो जाता है, प्लांट जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे वैसे पानी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वो पानी बढ़ाते टाइम अंदाज से नहीं बढ़ाना कि ऐसे ऊपर से देख लिया और पानी बढ़ा लिया, ऐसे नहीं करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वाले प्लांट देखिए पीले पड़ चुके हैं ना, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का बटन जो है चॉकअप हो चुका है, और यहाँ पे देखिए पानी ही नहीं है, पूरा मिट्टी भुरभुरा है। ये देखिए सूखा है पूरा यहाँ पे मिट्टी, ये देखिए पूरा का पूरा मिट्टी सूखा है। और इसी साइड में अगर आपको दिखाऊं, हरी भरी फसल है, पीली नहीं पड़ी है। और इधर जो है मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीली है। ये देखिए, ये देखिए सूखा मिट्टी और गीली मिट्टी। यहाँ पे जड़ें भी देखिए, व्हाइट रूट्स कितने ग्रोथ हुए, ये देखिए इसमें देख सकता है सीधा सीधा। अब दोस्तों यहाँ पे भी ये ज़मीन पानी पे आ चुकी है, वो कैसे पहचानना है? आपके खेत की मिट्टी, कोई भी खेत की मिट्टी अगर आप ऐसे लेते हैं तो पानी हमेशा 40% 50% पे अगर मॉइस्चर आप मेंटेन रखते हैं तो आपकी फसल के लिए बेस्ट रहता है। अब 40% 30% कैसे पहचानना है? अगर आप ऐसे मिट्टी को दबाते हैं हाथ में 4 बार ऐसे कायदे से, तो हाथ में अगर कुछ भी नहीं लगा तो समझ लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लग रहा है, सूखा सूखा एकदम, तो ये 30 पे आ गया है। अगर हल्का सा पानी इसमें हम डाल दें, ये देखिए एक ढक्कन हमने पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद फिर ऐसे हमने कर लिया, ये देखिए अभी ये 50% हो गया हल्का पानी डालने में। ऐसा इंप्रेशन आता है हल्का हल्का गीला, तो समझ लीजिए 50%। यहाँ पे पानी नहीं देना है आपको। जब 30 पे 40 पे आ जाता है, 30% 40% मॉइस्चर यानी सूखा, वहाँ पे पानी देना है आपको फसल को। अगर आपको ये मॉइस्चर मेथड नहीं समझ में आती तो सिंपल फंडा बताता हूँ। अगर आप एक सॉइल सेंसर खरीद सकते हैं तो सॉइल सेंसर लगा दीजिए, उसकी अनुसार इरिगेशन कीजिए। अगर सॉइल सेंसर भी आप नहीं खरीद सकते तो एक सिंपल फंडा बताता हूँ आपको कि हफ्ते में 2 बार पानी दीजिएगा। फसल जब छोटी है तो कम दीजिएगा, फसल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे पानी बढ़ाइएगा। आपके सॉइल के अनुसार, आपके जमीन के अनुसार जो है मेंटेन डिपेंड करता है कि कितना पानी देना है। ब्लैक सॉइल है तो हफ्ते में 1 ही बार पानी देना पड़ेगा, तो वो आपकी जमीन में मॉइस्चर कितना है, ऐसे वापसा कंडीशन है कि नहीं, इसके अनुसार ही पानी दीजिएगा। पानी कम भी मत दीजिएगा, ज्यादा भी मत दीजिएगा, मीडियम पानी दीजिएगा, फसल की अच्छी ग्रोथ होगी। अब ये हो गया इरिगेशन, ऐसे आपको करना है, ओवर नहीं, कम नहीं, मीडियम में रखना है हमेशा। अब बात आती है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। सबसे अहम है टमाटर की खेती में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना होता है? देखिए टमाटर में जो है सबसे ज्यादा लगता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, उसके बाद लगता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और उसके बाद लगता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, आयरन, बोरान, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं। कोई भी कैश क्रॉप आप खेती करते हैं दोस्तों, कोई भी वेजिटेबल खेती करते हैं तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये याद में रखना है। प्राइमरी के जो अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, एनपीके 19, 12, 61, ये ग्रेड्स आते हैं। ये ग्रेड्स आपको वाटर सोल्यूबल ग्रेड होता है, ये छोड़ना पड़ता है। जब प्लांट छोटा होता है तो 19, 12, 61 छोड़ना पड़ता है। जब प्लांट बड़ा हो जाता है, फ्लावरिंग में आ जाता है, तो 13, 40, 13 देना पड़ता है। उसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ में आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस फसल को जो है कैल्शियम भी बहुत लगता है। अगर कैल्शियम कम पड़ जाएगा तो टमाटर जो है खराब होने लगते हैं दोस्तों, टमाटर फटने लगते हैं कमी कैल्शियम की वजह से, हार्ड होने की वजह से, तो वो दिक्कत है थोड़ा सा, तो वो याद रखिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट महीने में 2 बार जाना चाहिए। 1 एकड़ में 500 ग्राम गया तो भी चलेगा दोस्तों। तो ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हमें सब सीखना है फसल के अनुसार। लेकिन दोस्तों अगर आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का एक तगड़ा शेड्यूल चाहिए, जो हमने मेरे फार्म पे, और मैंने 6 सालों के एक्सपीरियंस है, प्लस हमने बहुत सारा काम करके हमने एक टमाटर के ऊपर कोर्स बनाया है दोस्तों। 4 घंटे का कोर्स है। 4 घंटे के कोर्स में सारी चीजें लाइव देखने को मिलेगी। वहां पे आपको फर्टिलाइजर का एक शेड्यूल मिलेगा, जो एक टेंटेटिव शेड्यूल है दोस्तों। आपके सॉइल के अनुसार उसमें कम ज्यादा आप करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डे 1 से लेके 80 दिन 90 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, और 90 दिन के बाद हार्वेस्टिंग चालू होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस शेड्यूल में सब लिखा है। हमारे वेबसाइट पे जाइए, indianfarmer.in, वेबसाइट पे जाने के बाद ज्वाइन आवर कोर्सेस पे जाइए, हमारा कोर्स आप लीजिए। 4 घंटे का कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है आपको। उसमें अलग अलग मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल है, लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक सब कुछ है उसमें। और सबसे अहम क्या है, न्यूट्रिशन तो है ही, उसके साथ साथ डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप जो भी केमिकल स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ बैक्टीरिया का इस्तेमाल कैसे करना है, जो बायोलॉजिकल फंजीसाइड्स है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी उसमें सारी जानकारी है। तो प्लीज आप कोर्स लीजिएगा। आपको टमाटर के बारे में अभी मैं यहाँ पे 30 मिनट में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, या 40 मिनट के वीडियो में, लेकिन 4 घंटे के कोर्स में वहाँ पे सब कुछ है। वो इसलिए किया है क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि एक एंड टू एंड कहाँ से हम क्या दे सकते हैं, तो मैंने सोचा कि कोर्स से दे सकते हैं, तो इसीलिए हमने वो कोर्स बनाया है। डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट हो या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो या ट्रैप मैनेजमेंट हो, जो भी हो, सब कुछ 4 घंटे में आपको देखने को मिलेगा। आप जरूर देखिएगा।
तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे आपको बेसिक बताया, उसके हिसाब से आपके सॉइल टेस्टिंग के अनुसार आपको मैनेज करके वो चीज़ें देनी होती है। लेकिन देनी होती है, हर तीसरे दिन टमाटर को फर्टिलाइज़र लगता है, क्योंकि इतने सारे टमाटर को खाना चाहिए उसको, तो खाना देना पड़ता है हमें, क्योंकि कम पड़ता है, ज़मीन में ऑलरेडी रहता है लेकिन कम पड़ता है, लेकिन हम ऊपर से देते रहेंगे। स्प्रे से भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है जब क्लाउडी वेदर रहता है, नीचे से रूट्स काम नहीं करती है तो, और फर्टिलाइजर्स हमें नीचे से भी देना पड़ता है। मैं अब आपको डिसीज पेस्ट के बारे में बताता हूँ टमाटर के। ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन के बीच में कितने सारे टमाटर गिरे हुए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे पेस्ट की वजह से यहाँ पे फेंके गए हैं। इसके अलावा ये फार्म भी यहाँ पे देखिए डिसीज के वजह से पूरा का पूरा यहाँ पे खराब हो चुका है दोस्तों। मेरा जो फार्म शुरुआत में मैंने दिखाया था वो और ये फार्म दोनों साथ में प्लांटेशन हुआ था, लेकिन इसकी हालत देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। अक्सर हमारे किसान भाइयों के साथ ऐसा होता है कि उत्पादन आ गया है लेकिन मार्केट नहीं है, और मार्केट है तो उत्पादन हमारे पास नहीं है। तो ऐसा हो जाता है बहुत बार, यही से हम निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमें मार्केट में रेट है लेकिन हमारा उत्पादन नहीं आ रहा। ज़्यादातर मैंने देखा है 70-80% ऐसे होता है कि हमारा उत्पादन हमेशा अप टू द मार्क अच्छा नहीं आता है। तो हमें कंसिस्टेंसी से ये काम करना है कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़ सके और उसकी हम प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम कर सके। और सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है केमिकल में, फंजीसाइड में। लेकिन दोस्तों मैं आपको आंखें खोलने वाली चीज़ें बताने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा शायद कि केमिकल का खर्चा ढेर सारा हो जाता है, लाखों रुपए उधार हो जाते हैं, कर्जा भी हो जाता है, ऐसे भी होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हम फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं फंगस को रोकने के लिए जो हमारे फसल के ऊपर आता है, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं कीट को रोकने के लिए, कीट को खत्म करने के लिए। इसके अलावा हम वीडीसाइड इस्तेमाल करते हैं वीड को, यानी कि खरपतवार मिटाने के लिए। खरपतवार हाथ से भी निकाल सकते हैं, मशीन से निकाल सकते हैं, टमाटर में इतना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा हम फसलों में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो जरूरी है, वो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया दोस्तों। जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, ये फसल के ऊपर मारते हैं तो ये खराब फफूंद को खाते हैं। जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट को आपको कंट्रोल करना है तो सुडोमोनास प्लस बैसिलस सबटिलिस का आप कॉम्बिनेशन करते हो और मार सकते हैं। तो ये कोई नहीं बताता मार्केट में दोस्तों, क्योंकि ये सस्ता है। 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 700 रुपये लीटर आते हैं ये ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस, बिवरिया, मेटाराइजम, वर्टिसिलियम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सीखिएगा आप ये क्या है। ये जीवाणु बहुत ही काम के है दोस्तों। तो ऐसे 3 चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं डिसीज पेस्ट के ऊपर। अब देखिए, जो हम डिसीज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो फंजीसाइड लाते हैं, क्या कभी आपने पढ़ा है क्या कि वो टमाटर के लिए रिकमेंड है कि नहीं? ये पढ़ना है। बोतल के ऊपर लेबल क्लेम होता है और बोतल के ऊपर एक कंपनी का बड़ा सा नाम होता है और एक छोटा नाम होता है, वो केमिकल का नाम होता है। जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, ये मैं केमिकल का मोलेक्यूल का नाम बता रहा हूँ, वो अलग अलग ब्रांड नेम से बिकता है दोस्तों। तो हमें कौन सा सस्ता है, कौन सा बढ़िया है, वो देखना है, वो हमें जजमेंट लगाना है, इस्तेमाल करके समझना है। तो वो हमें लाना है और उस बोतल के ऊपर देखना है वो टमाटर के लिए रिकमेंड है तो वो कितने दिन उसका रेसिड्यू रहेगा उस फसल के अंदर। जब हम स्प्रे करते हैं तो उसमें फसल के अंदर 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, कितने दिन रहेगा, तभी हमें वो स्प्रे करना है। अगर कल हार्वेस्टिंग और आज हम सिस्टेमिक कोई कीटनाशक या फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें रेसिड्यू रहेगा और खाने वाले के लिए सेफ नहीं रहेगा, तो वो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग नहीं माना जाएगा। अगर आपको रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करनी है तो जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो लेबल क्लेम के अनुसार ही स्प्रे करना है। उसका जो PHI प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल होता है वो चेक करना है, मिनिमम रेसिड्यू लेवल रहना चाहिए फल में, और वो मार्केट में जाना चाहिए दोस्तों। जो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं वो सिस्टेमिक होता है और कॉन्टैक्ट होता है। सिस्टेमिक यानी कि फसल के अंदर से काम करता है और कॉन्टैक्ट यानी कि फसल से ऊपर से काम करता है। कॉन्टैक्ट जो हम स्प्रे करते हैं उसमें रेसिड्यू नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर का स्प्रे करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए तो उसमें जो है वो रेसिड्यू नहीं आएगा उसमें, क्योंकि कॉन्टैक्ट ऊपर से ही रहता है, अंदर नहीं जाता है फसल के। तो सिस्टेमिक हम स्प्रे करते हैं तो वो हमें देखना है कौन सा हम स्प्रे करो, कितने दिन रेसिड्यू रहेगा, तभी रेसिड्यू फ्री फार्मिंग होगा। कोई भी कैश क्रॉप खेती आप करते हैं तो आपको रेसिड्यू फ्री फार्मिंग ही करना है, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए हम क्या दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले भविष्य के लिए हम जमीन को कितना सेफ रख रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों मैं पहले तो आपको बताता हूँ कल्चरल प्रैक्टिसेस से जो है कंट्रोल कैसे करते हैं डिसीज पेस्ट को, और मैं फिर आपको कुछ जो मेजर इसके डिजीज और पेस्ट है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको मॉनिटर करना है तो आपके फार्म पे ये ट्रैप लगाने पड़ेंगे। ये येलो स्टिकी ट्रैप है, ये ब्लू स्टिकी ट्रैप है, ये व्हाइट वाला है। व्हाइट वाला टमाटर में नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्लू और येलो ये 2 रहने चाहिए। 50-50 लगा दीजिएगा। इसके ऊपर थ्रिप्स, एफिड, जेसीड, ये जो भी होते हैं इसके ऊपर चिपकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इस कलर के ऊपर, और आपको मॉनिटर करने में हफ्ते में एक बार अच्छा रहेगा। ये जो ट्रैप है ये सोलर ट्रैप है, इसमें पानी भरा जाता है, इसमें एक लूअर लगाया जाता है, छोटा सा लूअर लगा देने में ये लाइट रात में जलता है। और जो टूटा एब्सोल्यूटा का पतंग है इसमें ट्रैप होता है, और ट्रैप होने के बाद पतंग क्या होगा कि उनकी जो उत्पत्ति है वो बढ़ेगी नहीं, वो वहीं पे रुक जाएगा। ये एक ट्रैप है, ये देखिए, इसको वोटा टी ट्रैप बोलते हैं। इसमें भी लूअर लगाया जाता है, इसमें पानी डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है। ये 24 घंटा आप फार्म पे रख सकते हैं। और इसमें लूअर डालने के बाद इसके स्मेल से, लूअर एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसके स्मेल से जो है फीमेल पतंग
इसमें आते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, और फीमेल जब इसमें ट्रैप हो जाएंगी तो मेल वैसे ही मर जाते हैं और इसमें ट्रैप होते हैं। तो ये लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो टूटा एब्सोल्यूटा से हमारे यहाँ फल में बहुत छेद होता है, पतंग आता है, अंडा डालता है, वो इल्ली आती है और इल्ली हमारे टमाटर को खा जाती है, तो इससे आप रोक सकते हैं। इसके अलावा ये फेरामन ट्रैप है, इसमें भी लूअर डालिए, इसमें पतंग आएगा और फंस जाएगा। ये आपको प्रति एकड़ 10 लगाएंगे 50 रुपये का एक है, 500 रुपये लगेगा। वो टाटी 2-250 रुपये का एक है, ये 2-250 रुपये का आता है, ये 5 लगा सकते हैं। सोलार ट्रैप ये 1,500 रुपये का, 1000 रुपये के आसपास आ जाता है। ये वाला महंगा वाला भी एक बार लेंगे तो लाइफ टाइम चलेगा, तो ये भी आप 2 से 3 लगा सकते हैं बीच में। और ये स्टिकी ट्रैप है, ये पूरे आपको फार्म पे लगाने पड़े। तो इतने ट्रैप जो है अलग अलग प्रकार के बहुत है, आप ये लगा सकते हैं और कंट्रोल पा सकते हैं। अगर इससे आपको मॉनिटर भी हो गया और 20-30% भी कंट्रोल मिल गया तो बहुत है। लेकिन आपको आज के ज़माने में जो है दोस्तों, बिना फंजीसाइड के और बिना हमें बैक्टीरिया इस्तेमाल किए टमाटर के ऊपर 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। आज के ज़माने में ऑर्गेनिक खेती अगर आप बोलेंगे तो उसको टाइम लगेगा करने में, और उतना उत्पादन नहीं आएगा और उतना हमें पैसा नहीं मिलेगा मार्केट में जाने के बाद। तो हमें रेसिड्यू फ्री फार्मिंग ही करना पड़ेगा। अब टमाटर के मैं कुछ डिसीज़ आपको बताता हूँ। इसमें आता है फ्यूजेरियम विल्ट, जहाँ पे पौधा सूख जाता है। अर्ली ब्लाइट, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये अर्ली ब्लाइट है, नीचे से पत्तियाँ ऐसे सूखती है, इसको अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। लेट ब्लाइट आता है, पत्तियाँ आगे की तरफ से सूखने लगती है, इसको लेट ब्लाइट बोलते हैं। इसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू आता है। ये मेजर डिजीज़ है, जो ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होती है तो उससे ये आते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे रोग के नाम और यहाँ पे उसके ऊपर कौन सा केमिकल स्प्रे कर सकते हैं और उसका रेसिड्यू क्या है ये डाल दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें जीवाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है तो उसके लिए बैसिलस सबटिलिस भी चल सकता है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए सूडोमोनास बैसिलस सबटिलिस का मिक्सिंग करके आप मार सकते हैं। उसके साथ साथ आप केमिकल इंसेक्टिसाइड मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बैक्टीरिया में केमिकल मिक्स करके मार सकते हैं, मैंने ट्रायल लिया है। जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, उसमें मैंने दोस्तों डाला था बिवेरिया मेटाराइजम और वर्टिसिलियम। ये कीट मारते हैं बैक्टीरिया, बिवेरिया मेटाराइजम और वर्टिसिलियम। वर्टिसिलियम जो है थ्रिप्स को मारता है, मेटाराइजम और बिवेरिया जो है वो इल्ली को खाता है। इफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है केमिकल की और हमारे खेत में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। पहले खेती ऐसी होती थी दोस्तों, 50-60 साल पहले हमारे खेत में बैक्टीरिया जिंदा थे, उनकी एक इकोसिस्टम थी, वो हमारे फसल को बचाते थे। लेकिन हमने जब से केमिकल का इस्तेमाल बढ़ाया, हमारे बैक्टीरिया फसल के खत्म हो गए। जो हमें फफूंद, अच्छे फफूंद हमारे फसल के ऊपर थे वो कम हो गए, और इससे क्या हुआ कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं कि केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा करना है तभी फसल अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है, हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो अच्छे काउंट का बैक्टीरिया लिक्विड वाला जहां मिलता है वो लाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा फसल में आपको कीटनाशक क्या क्या, मतलब कीट परेशान करते हैं, पेस्ट। पहले तो है फ्रूट बोरर, जो फ्रूट को खाता है, किल्ली होती है बड़ी वाली वो। व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी। थ्रिप्स यानी कि दोस्तों बहुत ही छोटा छोटा कीटक होता है। मिलीबग यानी कि सफेद सफेद होता है दोस्तों। उसके अलावा माइट्स यानी कि मकड़ी। इतने प्रकार के पेस्ट होते हैं दोस्तों। हमने अभी लेटेस्ट में डिसीज पेस्ट की सीरीज की है हमारे चैनल पे, उसमें 8 एपिसोड है। उसमें आपको थ्रिप्स के बारे में या ब्लाइट के बारे में, डिसीज एंड पेस्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ हमारे वो डिसीज पेस्ट की सीरीज आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों डिसीज और पेस्ट के बारे में, टमाटर के बारे में खास करके डिटेल जानना है तो हमारा प्लीज़ आप कोर्स लीजिएगा। 4 घंटे के कोर्स में कम से कम 1 घंटा मैंने यही डिसीज पेस्ट के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, वो भी रेसिड्यू फ्री, वो मैंने बताया है। हमारे वेबसाइट पर जाके आप ले सकते हैं। दोस्तों जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, हमें आसान चीज़ें करनी है। आसान चीज़ें करने के लिए हमें सीखना ही पड़ेगा। तो और ईजी आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे और डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको फसल के अनुसार कौन से इंसेक्टिसाइड, कौन से पेस्टिसाइड या फंजीसाइड इस्तेमाल करने हैं और उनका रेसिड्यू कितने दिन तक रहता है और प्रति हेक्टेयर कितना दवा लेना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना पानी लेना है, सब कुछ उसमें बताया गया है, आप वो कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए दोस्तों आप पंप से कर सकते हैं, ट्रैक्टर से कर सकते हैं, पिट वाले पंप से कर सकते हैं, HTP इंजन से कर सकते हैं। आपके पास जो भी आपके बजट फ्रेंडली सुविधा है उससे आप स्प्रे कीजिएगा। कोई हेवी टेक्नोलॉजी का खेती शुरुआत करते समय इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब सीखते हैं तो कम खर्चे में ही आपको सीखना है। अब दोस्तों मैं सबसे कमाल की चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से मैं 5 किलोमीटर दूर जाके एक कमाल का पंडाल सिस्टम है, ये वाला पंडाल मैं तुरंत यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको ऐसे 1600-1700 बांस लगते हैं प्रति एकड़। और सबसे पहले क्या है कि आपको ऐसे कैंची वाला डालना पड़ता है। मैं तो कहूँगा कि हर एक जगह पे ऐसा आप कैंची डालते हैं और 12 गेज का तार इस्तेमाल करते हैं। ये 5 फीट के हिसाब से रखना है क्योंकि टमाटर ऊंचा होता है, और ऐसे कैंची डालना है। और एंड में जो है आपको एक बड़ा वाला सरिया ठोकना होता है 2.5-3 फीट का, और वो सरिया जो है जहाँ पे पानी ना लगे ऐसे जगह पे ठोकना है। जैसे कि यहाँ पे खूंटी ठोका गया है, वो वाला साइड में दिखा दो भाई। यहाँ पे सरिया ठोकना है और दूर ठोकना है, यहाँ पे जहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए। ये देखिए ड्रिप का पानी अगर इसमें लगेगा तो वजन से ये उखड़ के बाहर आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा।
तो पंडाल में सिंपल है, आपको पहले बांस लगा देने होते हैं, बांस को हल्का हल्का कूच देना है, फिर उसके बाद ये तार लगा देना है 12 गेज का। तार लगा देने के बाद इसको खींच लेना है, खींच लेने के बाद वहाँ पे रॉड में बांध देना है, बांध देने के बाद फिर यहाँ पे सुतली से जो है एक एक सुतली से बांध देना है। पंडाल में टोटल आपको 40,000 रुपये खर्चा, 40 से 50,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। लेकिन ये पंडाल जो है आपका 4 साल चलेगा, ये बांस और ये तार दोस्तों। इसके अलावा एक बार लेबर से कॉस्टिंग आपको बांधने में जो है सुतली लगेगा कम से कम 20 किलो, इसमें सुतली ज़्यादा लगता है, पूरे सीजन में 30-40 किलो सुतली लगती है, तो 4 से 5,000 वो पकड़ लीजिए। प्लस एक टाइम पे जो है लेबर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें कम से कम 10 लेबर एक टाइम पे, मान लीजिए जब प्लांट छोटा रहता है तो 10 लेबर का अगर 3,000 रुपये पकड़ लीजिए तो एक टाइम पे 3,000 रुपये ये भी आपका खर्चा हो सकता है। और दोस्तों डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट में मैं आपको खर्चा बताता हूँ, पूरे सीजन का 30 से 35,000 रुपये होना चाहिए केमिकल का और आपके बैक्टीरिया का, जीवाणु का। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आपका खर्चा होना चाहिए दोस्तों 40,000 रुपये पूरे सीजन का। ये फसल है टोटल 5 महीने की दोस्तों, 5 महीने में आप इसको 60,000 किलो तक उत्पादन निकाल सकते हैं। इसको 6 महीना भी चला सकते हैं, 7 महीना भी चला सकते हैं, वो है आपके ऊपर डिपेंड, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों। आप इसको जितना फेवरेबल कंडीशन में लेके जाते हैं ये उतना बढ़ता जाता है। तो पंडाल ऐसे हुआ, खर्चा इतना होता है। अब मैं आपको एक यूनिक और कमाल का पंडाल दिखाने के लिए ले चलता हूँ एक अलग लोकेशन पे। पंडाल का भी मैंने आपको वो क्रॉस वाला तरीका दिखाया कि लकड़ी को क्रॉस में लगाया जाता है, हर एक लकड़ी क्रॉस में डालेंगे तो वहां पे पंडाल गिरता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक मस्त बवाल सिस्टम लगाया गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 16 mm का जो हमारा बार होता है, जो हम घर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं या बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, वो बार को सीधा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे हर 10 फीट पे ये बार, ये देखिए यहाँ पे भी आएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक बार है, ये 16 mm का, यहाँ पे 40 फीट के बार में एक लंबे में 3 टुकड़े किए हैं और इसको ऐसे सीधा सिंगल में यू में कट किया है। और यहाँ पे नीचे ये देख सकते हैं सड़क का जो डांबर होता है उसमें डुबो दिया है ताकि इसको जंग ना लगे। और ये देखिए 1 फीट नीचे ज़मीन के अंदर ठोक दिया है और लगभग ये अभी 4 फीट के आसपास हाइट है। इसकी हाइट थोड़ा कम है और ऊपर होनी चाहिए थी। और एक तार इधर से और एक तार इधर से, ऐसे 2 तार यहाँ पे लगाए। इस प्लांट को ये वाले तार 12 गेज का, 14 गेज का, और उस प्लांट को वो तार। तो टोटल 1 एकड़ में जो है 2 टन ये सरिया लगता है दोस्तों। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन है। हमारा बांस हम लेते हैं 30 रुपये का एक, अगर 1500 बांस हमें लगते हैं तो 15 का 45,000 रुपये हमारा जाता है बांस के लिए। लेकिन वो बांस 3 से 4 साल चलता है, लेकिन ये लाइफ टाइम हो जाता है दोस्तों। तो ये फ़र्क है, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होता है। बांस में हमें बार बार बांस लेने पड़ते हैं, 3 साल 2 साल भी चल सकते हैं, बांस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सरिया अच्छा क्वालिटी का हम एक बार ले लेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ड्रोन शॉट का व्यू भी देखेंगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, ये अभी बाहो वैरायटी है दोस्तों, सिजेंटा की, जो मैंने आपको देसी वाला शुरुआत में गोल कहा था। ये देखिए यहाँ पे मल्चिंग पेपर नहीं, फिलहाल मल्चिंग पेपर डालना चाहिए था, क्योंकि मल्चिंग पेपर के बिना लंबा उत्पादन आप नहीं ले सकते। यहाँ पे डबल ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल किए है, दूर दूर प्लांट लगा है। ये जो लगभग 8 फीट से ज़्यादा 10 फीट के आसपास किया गया है और बेड भी चौड़ा किया है 4 फीट। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का एक टेक्निक है, यहाँ पे ट्रायल बेस पे किया गया है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। और इसके अंत में जो है दोस्तों, जो यहाँ पे बांस इसलिए लगाया था क्योंकि ये गिरे ना ऐसे, और अंत में इधर और इधर दोनों जगह पे ये देखिए 16 mm का सरिया फिर से यहाँ पे एक बार ठोका है और ये अंदर डाल दिया है। तो ये एक टमाटर बांधने का नया तरीका मुझे देखने को मिला। क्या आपने देखा था कि नहीं? अलग अलग मैंने एंगल वगैरह और भी चीज़ें देखी है, बॉक्स टाइप देखा, इधर से एक बांस इधर से एक बांस, और फिर उसको बांस में कनेक्ट रहते हैं। लेकिन ये वाला बहुत ही यूनिक दिखा दोस्तों। अगर दोस्तों खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 2 टन आपको लोहा लगता है। ये 2 टन अगर 60 रुपये से पकड़ ले तो 1,20,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये लाइफ टाइम हो जाएगा। और यही चीज़ हम बांस का करते हैं तो 45,000 लगता है हमें, 4 साल 5 साल चलता है। मुझे तो ये सिस्टम अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगा। अब हम जानते हैं दोस्तों कि टमाटर में हार्वेस्टिंग कितना होता है। वो सीधा मेरे फार्म पे चलते हैं और कितना आप पैसा कमा सकते हैं टमाटर से। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा हार्वेस्टिंग चालू हो चुका है। हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है दोस्तों कौन सी वैरायटी है। कोई वैरायटी जो है 70 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, कोई 80, 85, कोई 90, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये चलता रहता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक नीचे पेपर डाल लेते हैं, बड़ा सा पेपर डालने के बाद जो हार्वेस्टिंग होता है यहाँ पे लाके डालते हैं, यहाँ पे लाके रखते हैं। यहाँ पे लाके रखने के बाद वो देखिए क्रेट में भरा जाता है। और वो क्रेट जो है 25 किलो के, 27 किलो के भरा जाते हैं। यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये जो है लगभग 28 किलो के हम भर रहे हैं। 2 किलो का वज़न इस क्रेट का होता है, तो लगभग 26 किलो के आसपास यहाँ पे आएगा। तो ये काफ़ी ठोस वैरायटी है, काफ़ी वज़नदार वैरायटी है दोस्तों ये। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है वैरायटी के अनुसार। कोई वैरायटी का 70, कोई 80, कोई 85, लेकिन एक 80 दिन के आसपास जो हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। अभी हमारे इस फार्म को
10 हार्वेस्टिंग हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। और उधर से अभी हार्वेस्टिंग चालू है, मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ। अभी हमारे इतने हार्वेस्टिंग हो चुके हैं, फिर भी ये देखिए फार्म अभी यहाँ पे कितने टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत टमाटर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये ऊपर भी देखिए। तो हार्वेस्टिंग का जब भी आपको प्लानिंग करना है, आपको देखना है कि बारिश होने वाली है कि नहीं, कैसे होगा, आपके फार्म के पास में शेड है कि नहीं, वो भी होना चाहिए। और हार्वेस्टिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो टमाटर इतना लाल नहीं होना चाहिए। हमारा एक दिन थोड़ा सा लेट हुआ है, साधारण जो है ये ऐसे होना चाहिए, 80% के आसपास ऐसे रहेगा तो ये मार्केट में पहुँचते पहुँचते पूरा लाल हो जाएगा। ये देखिए पूरा डार्क लाल है और ये हल्का लाल है, ये देखिए। और ये हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों। हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। हर एक बार जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो बकेट लेने हैं, 10-12 बकेट आपके पास रखने हैं, बल्टी छोटी सी। और हर बार आपको हार्वेस्टिंग में, अगर 1 एकड़ का फार्म है आपका, तो आपको कम से कम 10 लेबर लगेंगे टोटल, ढुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक। हार्वेस्टिंग के लिए 5-6 लेबर लगेंगे और ढुआई के लिए 3 से 4 लेबर लग सकते हैं, डिपेंड ऑन हार्वेस्टिंग कितना है। पहला हार्वेस्टिंग आपका थोड़ा निकलेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा, चौथे पाँचवें से आपका पीक पे जाएगा 7, 8, 9 तक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर कम आता है। तो ऐसे बहुत सारे हार्वेस्टिंग होते हैं दोस्तों। ओवरऑल ये 5 महीने की फसल है। 5 महीने के फसल में पहले आपका 80-90 दिन तो उसको ग्रो करने में जाएगा, और उसके बाद आपका हार्वेस्टिंग रहेगा 2 से ढाई महीना। आप इसको 6 महीना 7 महीना तक भी चला सकते हैं, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से काम करते हैं। तो हार्वेस्टिंग में बस यही छोटे छोटे ध्यान देना है कि हमें मौसम देख के हार्वेस्टिंग स्टार्ट करना। अभी देखिए यहाँ पे कितने टमाटर हैं, ये देखिए, ये देखिए, अभी गुच्छे गुच्छे में अभी बहुत निकलेगा दोस्तों। अभी तक यहाँ हमने इस प्लांट पे 5 किलो के आसपास, 5.5 किलो के आसपास हार्वेस्टिंग कर चुके हैं इस फार्म पे, और अभी हार्वेस्टिंग चलता रहेगा। हार्वेस्टिंग होता है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे क्रेट में भर के बाहर लेके जाते हैं। ये देखिए, इसको वहाँ पे पलटी कर देंगे, सिंपल है। इसका ज़्यादा तामझाम वाला पैकेजिंग नहीं रहता है। क्रेट में रहता है, पॉलीथीन में रहता है। पॉलीथीन में रहता है तो 15 किलो 20 किलो रहता है, क्रेट में रहता है तो 25 किलो 28 किलो 27 किलो रहता है। यह हमारे लोकल मार्केट में, हमारे यहाँ से मुंबई पास है, वहीं पे ये जा रहा है। तो हार्वेस्टिंग ऐसे ही रहता है। हार्वेस्टिंग हर तीसरे दिन पे आ सकता है, चौथे दिन पे आ सकता है, 5वें दिन पे आ सकता है, डिपेंड करता है सीज़न। ठंडी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर गर्मियों का सीज़न है तो तीसरे चौथे दिन हार्वेस्टिंग तुरंत चालू रहता है। और आपको जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, जितना लेट करेंगे प्लांट की ग्रोथ उतनी रुक जाएंगी। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग में आप जो है 1 एकड़ में कितना कुल मिला के हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने 1 एकड़ में 6000 प्लांट लगाए और 6000 प्लांट अंत तक रुके, मान लीजिए 6.5 लगाए और 6000 प्लांट अंत तक बच गए आपके, तो पर प्लांट आप 10 किलो तो यील्ड निकाल सकते हैं, यानी कि आपका हुआ 60,000 किलो दोस्त। ये देखिए यहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग चालू है। हर एक लाइन में एक दो लोग हैं यहाँ पे जो कि हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इधर से हमने स्टार्ट किया, अभी आधे तक हम आ चुके हैं। और हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अभी 4 महीने के आसपास इस फार्म को हो चुके हैं, और अभी यहाँ से 2 महीना और चलेगा, यानी कि 6 महीने तक हमारा ये फार्म चलेगा। तो 60,000 किलो दोस्तों हार्वेस्टिंग निकल सकता है। तो हमारा अभी 30 टन, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि आज हमारा हार्वेस्टिंग भी चल रहा है, तो चालू है, और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे हमने अभी तक 30,000 किलो यहाँ पे निकाला है। हमारे थोड़ा 6,000 से प्लांट थोड़े कम है, लेकिन यहाँ से अभी हम और 30,000 किलो निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा स्प्राउटिंग अभी चालू हो चुका है, फ्लावरिंग भी अच्छा सेटिंग हो रहा है। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप हमारा अच्छा हो रहा है। हमने न्यूट्रिशन भी यहाँ पे अच्छा दिया है, सब कुछ। हम प्रॉफिट कितना होता है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने 60,000 किलो दोस्तों टमाटर निकाला, और उसको मिनिमम आप अगर 10 रुपये से पकड़ते हैं, 60,000 इंटू 10 तो हो जाएगा 6 लाख। 20 रुपये से पकड़ते हैं तो हो जाएगा 12 लाख। अगर 30 रुपये से पकड़ते हैं तो 18 लाख। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसी कमाल की फसल है, आपको राजा बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजा बना सकती है क्योंकि आपने देखा है कि 2023 में कितना पैसा कमाया लोगों ने, करोड़ों रुपए कमाए एक किसान ने, क्योंकि उन्होंने 10 एकड़ 15 एकड़ किया था और उन्होंने मार्केट को अच्छा पकड़ा। 100 रुपये किलो ये टमाटर बिका था, बहुत अच्छा पैसा हुआ दोस्तों। अगर 20 रुपये से भी गया तो यहाँ पे 12 लाख के आसपास हो जाता है। लेकिन हमें खर्चा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि खर्चा हमारा कितना है वो हमें देखना चाहिए। तो मैंने अभी तक वीडियो से शुरुआत से लेकर अभी तक जो चीज़ें बताई हैं, वो अगर आप प्रोसीजर से करते हैं और हर जगह पे कॉस्ट कटिंग का सोचते हैं, तो कॉस्ट कटिंग का कैसे सोच सकते हैं? अगर आप हर जगह पे लिखते हैं खर्चा कितना हो रहा है, तभी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टेंटेटिव 5 महीने का टोटल खर्चा बताता हूँ दोस्तों। 5 महीने का टोटल आपको लेबर कॉस्टिंग, मल्चिंग, ड्रिप इरीगेशन, प्लांट का खर्चा, हार्वेस्टिंग का खर्चा, उसके बाद टोटल जितने भी खर्चे आते हैं, पेस्टिसाइड्स का, न्यूट्रिशन का, सारा मिला के लगभग आपका 3 लाख रुपए खर्चा हो सकता है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से किया तो, प्रॉपर मैनेजमेंट से किया तो। वरना कई दफ़ा ऐसे होता है कि टमाटर को फुलाना है, लाओ दवा मारो, ये करना है, ये डिजीज़ आ गया, ढेर सारी दवा लाओ, लेकिन उसको हम समझ के नहीं करते तो हमारा बहुत खर्चा होता है। तो 3 लाख रुपए के आसपास पूरे 5 महीने का खर्चा हो सकता है दोस्तों, अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो। अगर आपको आपका 20 रुपये से गया तो 5 महीने में दोस्तों
60,000 किलो 12 लाख रुपए होता है। उसमें से अगर मैं 3 लाख माइनस कर दूंगा 12 में से 3 तो 9 लाख रुपए का आपको नेट प्रॉफिट होगा 5 महीने में। लेकिन उसके लिए आपको रेट भी मिलना चाहिए और रेट पकड़ना भी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा? कंसिस्टेंसी से। आपने पहली बार टमाटर लगाया और उस टाइम पे आपका टमाटर 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये से गया तो आपको वहाँ पे मुनाफा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि क्या है कि 1 किलो उगाने में कितना खर्चा होता है। तो दोस्तों 1 किलो उगाने में खर्चा होता है 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक। अगर आप 60,000 किलो उत्पादन ले रहे हैं और 5 रुपये आपका प्रोडक्शन हो रहा है, 5×5 यानी कि 3 लाख रुपये आपका खर्चा होगा दोस्तों। जब आप 3 लाख रुपये खर्चा करते हैं तो 5 रुपये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है 60,000 किलो के लिए। तो अगर आपने उत्पादन और अच्छा निकाला 70,000 किलो 80,000 किलो यानी कि 70 टन 80 टन, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपको करनी है तो उत्पादन बढ़ाना है, खर्चा कम करना है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग खेती करनी है, तब जाके आप अच्छी खेती कर सकते हैं। और आपको 12 महीने टिकना है टमाटर की खेती में, तो आपको यही ऐसे ही करना पड़ेगा। तार बास है बांध के, मल्चिंग पेपर, इरिगेशन, न्यूट्रिशन। अगर आप ओपन छोड़ देते हैं इसको तो अच्छा पैसा आप नहीं कमा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने कोर्स बनाया है टमाटर के ऊपर, 4 घंटे का कोर्स है। उसमें सब कुछ लाइव आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे indianfarmer.in वेबसाइट पे जाइएगा, कोर्स को ज़रूर लीजिएगा। और आज मैंने आपको जितना हो सके उतनी टमाटर के बारे में देने की जानकारी की। अभी जो लेटेस्ट के जो प्रैक्टिसेस हैं मेरे, और मैंने खर्चा भी आपको टेंटेटिव बताया कितने में रखना है। 10 किलो अगर पर प्लांट निकालते हैं तभी आप फ़ायदे में आ सकते हैं टमाटर की खेती में दोस्तों, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ज़्यादा नुकसान कहाँ पे होता है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने अभी आपको हार्वेस्टिंग बताया, खर्चा बताया, प्रॉफिट भी कितना हो सकता है वो भी बताया। लेकिन नुकसान होने की संभावना कहाँ पे होती है? एक तो पहले तो डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट अच्छा से नहीं करते हम बारिश में। दूसरा, हम तार पास बंडाल नहीं करते हैं, प्लांट गिर जाते हैं नीचे, वो भी दिक्कत हो जाती है। और उत्पादन अच्छा नहीं निकालते, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। जब मार्केट में रेट रहता है तो हमारे पास उत्पादन नहीं होता, तो उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों को 360 आपको सोचना है और तब आपको अच्छे से टमाटर की खेती करना है। और मैं आपको बताता हूँ, साल भर अगर आप कंसिस्टेंसी से टमाटर खेती कर रहे हैं तभी आप फायदे में आ सकते नहीं। बरसाती मेंढक की तरह कभी कभी लगा रहे हैं और फिर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप खेती को नुकसान वाली ही खेती बोलेंगे, फायदे वाली खेती वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे। क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी से और फार्मिंग को अच्छे से सीख के करना है। एक दूसरे फार्मर क्या कर रहे हैं आपके आसपास वो सीखना है, नए प्रैक्टिसेस सीखना है। मैं बता रहा हूँ, मेरे अलावा कोई और नया कोई अच्छा कर रहा है तो उसका भी आपको आपके खेत में इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करना है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टमाटर ना बहुत ही कमाल की कैश क्रॉप है दोस्तों। आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के भी दे सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन नुकसान से कैसे बचना है ये मैंने सारा आपको बताने की कोशिश की। मेरे पास जितने भी इनपुट्स आते हैं मैं वो आपको बताने की हमेशा हर साल कोशिश करता हूं दोस्तों। तो ये था हमारा इस कैश क्रॉप के बारे में डिटेल वीडियो, डिटेल एपिसोड। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक कैश क्रॉप की खेती करते रहिए और पैसा कमाते रहिए।